हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि पता है आप लोगों की काउंसलिंग लगभग स्टार्ट होने वाली है और डीएनबी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और लगभग स्टार्ट कुछ दिनों में हो भी जाएगी। 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, और लगभग जो डिटेल्स हैं वो भी लगभग अवेलेबल हो गई हैं और सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आया है। लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, रूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। और मैं तो बोलूँगा कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं कंपेयर टू द अदर, अगर आप देखे जाएं तो। और जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसानदायक, एक होता है कि लिमिटेड नुकसान और एक होता है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस बार, क्योंकि आप ज्वाइन कीजिए और आप ज्वाइन करके रिज़ाइन कीजिए, फिर आप राउंड 2 में ज्वाइन कीजिए, फिर आप रिज़ाइन कीजिए, फिर आप राउंड 3 में ज्वाइन कीजिए, फिर आप रिज़ाइन कीजिए, फिर मॉपअप में चले जाइए। इस हिसाब से तो मॉपअप में सीट ज़्यादा आ जाएंगी और जो बच्चे लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। जैसा कि जो मेन कंसर्न ये है इस टाइम, जो मैं नोट कर रहा हूँ जब से डेट अनाउंस हुई है, जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस मिल गए हैं, जिन्होंने ले भी लिया है, वो भी डीएनबी के लिए जा रहे हैं। उनको लग रहा है शायद डीएनबी में कुछ मिल जाएगा, तो ये तो एकदम दिमाग से निकाल ही दें कि राउंड 1 में कुछ मिलेगा। इस बार राउंड 1 में और राउंड 2 में जो नेगेटिव शिफ्ट आता है, नेगेटिव शिफ्ट नहीं आएगा, बहुत तगड़ा नेगेटिव शिफ्ट आएगा। मतलब इतना तगड़ा शिफ्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सीट्स इतनी बढ़ जाने की वजह से, मतलब इतनी सीट्स बढ़ने की वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम 30-40% रेशो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे जिन्होंने प्राइवेट ले लिया, फीस जमा कर दी, वो भी डीएनबी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको राइट आप ज़रूर करें। राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू होने से पहले, स्टेट की शुरू होने से पहले आप अपनी स्टेट की सीट छोड़ सकते हैं, जो कि आपको अमाउंट उसमें से रिफंड मिल जाएगा, कुछ अमाउंट कट के। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि ब्लॉकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने भी बाकायदा एनबी को मेल किया है, प्रॉपर एक ड्राफ्ट बना के। बाकायदा मेरी बात भी हुई प्रॉपर, मैंने कम से कम 10-15 मेल भी किए हैं, बगैर मेरा प्रॉपर कन्वर्सेशन भी हुआ। मैंने बताया भी है कि ये इश्यूज़ हैं जो कि हो सकते हैं। बाकी देखिए क्या डिसीज़न आता है और क्या वो इस बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ब्रांचेस नहीं लेनी है, लेकिन वो ज़रूर भरेंगे, वो देखना चाहते हैं। इसमें आधे बच्चे तो वो होते हैं जो देखना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। ये कोई ट्राई और टेस्टेड नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, आपकी वजह से किसी और की सीट जाती है, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा एकदम ठीक है, लेकिन आपको भी नुकसान हो सकता है उसमें। क्यों हो सकता है? जो कॉलेज आपने ज्वाइन किया है, अगर वो डेट और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले गए तो दिक्कत होगी। राउंड 1 में ही नंबर ऑफ क्वान्टिटी के बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे, राउंड 2 में थोड़ा घटेगा, राउंड 3 में और घटेगा, और मॉपअप में नंबर ऑफ सीट एकदम ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन उस टाइम तक पैनिकेबल माहौल इतना हो चुका होगा कि जो डीएनबी लेना चाहता था, जो डीएनबी में अच्छी सीट डिजर्व भी कर रहा था, वो कहीं ना कहीं हड़बड़ा के और परेशान होके वो एमएसएमडी ज्वाइन कर लेगा प्राइवेट कॉलेजेस की विद द हायर फीस। ऐसा होने के भी चांसेस हैं, इससे भी बैक रैंकर्स को फायदा होगा। और एक डेट भी लगी हुई है, 8 तारीख को एक हियरिंग का जजमेंट भी आना है, जिसमें क्लियर कट है कि जिन्होंने ऑल इंडिया में सीट्स ली हैं वो डीएनबी के एलिजिबल ना हो। ऐसी किसी ने रिट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी डिटेलिंग अभी आनी है 1-2 दिन, मतलब 8 तारीख को उसकी हियरिंग है, तो 8 तारीख में वो भी फाइनलाइज हो जाएगा और 8 तारीख से फॉर्म भी आएगा। फॉर्म एक ही बार आएगा, फॉर्म बार बार नहीं आएगा, फॉर्म आपको एक ही बार भरना है। जो फीस है वो 3750 रुपीज़ की फीसेज हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सबको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही है। राउंड 1 में सीट मिलेगी तो आपको फ्रीज करनी है, यस और नो के ऑप्शन से। फ्रीज करने के बाद जो भी बाकी प्रोसीजर है, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो काउंसलिंग से आप एकदम चले जाएंगे। कुछ सवाल और जवाब ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया है। अगर किसी बच्चे ने दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चूज किया, उसका क्या होगा? क्या हर एक बच्चा एलिजिबल है मॉपअप के लिए जाने के लिए? जो कंडीशन वो दिखा रहे हैं इसके हिसाब से हर बच्चा मॉपअप में जा सकता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि मॉपअप में जा ही नहीं पाएंगे और जो जा सकते ही नहीं हैं, ऐसे भी बहुत सारे होंगे। अब सवाल है कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, जिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा राउंड 1 में चॉइस फिलिंग में, जो लगभग उसी हॉस्पिटल्स को डाल के चलेंगे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जैसे कि मैंने उस दिन भी कुछ नाम आपको बताए थे। और चलिए वैसे फिलहाल मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। राउंड 1 में क्या रहना चाहिए डीएनबी का
कंपेरेटिंग टू द लास्ट ईयर के जो राउंड थे उसके रिकॉर्डिंग हम आज बात करेंगे ओनली राउंड 1 की, राउंड 2 राउंड 3 मॉप अप नहीं। डर्मेटोलॉजी लास्ट ईयर 2753 पे क्लोज हुई थी। इस बार मुझे लगता है राउंड 1 क्लोज होगा लगभग 2950 के आसपास। रेडियो डायग्नोसिस 5009 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर और इस बार क्लोज होगा लगभग 5500। ये आपकी नज़र में पॉजिटिव शिफ्ट है, लेकिन जितनी सीट्स बढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं, नेगेटिव है। अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन की, लास्ट ईयर क्लोज हुआ था राउंड 1 में 12573 पे, इस बार क्लोज होगा लगभग 13,250 के आसपास और 13,400 भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी डिजीज 12,546 पे क्लोज हुई थी, इस बार यही लगभग क्लोज हो जाएगी 13,450 के आसपास। पीडियाट्रिक्स लास्ट ईयर 12,822 पे क्लोज हुआ था राउंड 1, इस बार वी होप सो ये लगभग क्लोज हो जाएगा 13,300 के आसपास। ऑर्थोपेडिक सर्जरी 15,269 राउंड 1 में गई थी, वी होप सो दिस ईयर ट्रेवल करेगा लगभग 15,900 से 16,000 के बीच। ऑब्स गाइनी लास्ट ईयर 13,259 पे क्लोज हुआ था, इस बार वी होप सो राउंड 1 में क्लोज करेगा 13,950 टू 14,000 के बीच। सेक्रेटरी 14,874 राउंड 1 में गया था, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिलेगी और ये लगभग जा सकता है 16,400 16,500 के आसपास राउंड 1 में। न्यूरो सर्जरी आप जनरल सर्जरी लास्ट ईयर 16,149 पे क्लोज हुआ था, इस बार इट वुड बी गो टिल 17,000 फॉर द राउंड 1। पीडियाट्रिक सर्जरी जो 6 ईयर्स वाला है वो लास्ट ईयर 17,230 पे क्लोज हुआ था, इसमें नेगेटिव शिफ्ट आ सकता है और ये लगभग 16,500 के आसपास क्लोज हो सकता है। और प्लास्टिक सर्जरी 6 ईयर्स ये 16,743 राउंड 1 में आया था और इस बार ये वी होप सो लगभग आ सकता है ये 17,100 के आसपास। फिर आ जाइए आप इमरजेंसी मेडिसिन 18,535 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था राउंड 1, इस बार क्लोज होगा लगभग 19,400 के आसपास। एनेस्थीसिया लगभग 19,379 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इसमें पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, ये जा सकता है लगभग 21,500 के आसपास राउंड 1 में। रेडियोथेरेपी जो कि 20,579 पे गई थी राउंड 1 में, ये इस बार थोड़ी सी इंक्रीज होकर चली जाएगी 22,500 के आसपास। फैमिली मेडिसिन 22,381 पे गया था लास्ट ईयर और इस बार भी लगभग 22,600 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। अब आते हैं पैथोलॉजी पे, ये 23,321 पे गया था लास्ट ईयर, इस बार ये थोड़ा सा इंक्रीज होके जाएगा 25,000 के आसपास राउंड 1 में। ये एक अनुमान है जो लगाया जा सकता है। ये कब? जब इतनी सीटें बढ़ रही हैं 4060, इतने नंबर ऑफ सीटें हर ब्रांच में बढ़ेंगी, तो अगर नहीं बढ़ती और उतनी ही रहती तो मान के चलिए बहुत तगड़ा नेगेटिव शिफ्ट होता। अब ये सवाल है कितने लोग हैं जो मॉपअप में जाने को तैयार हैं। मॉपअप में इस बार भी लॉटरी लगेगी, अगर यही रूल्स रहे तो राउंड 1 ब्लॉकिंग होगी, बहुत निराशा हो सकती है, परेशान हो सकती है। जिन्हें डर लग रहा है या जो घबरा रहे हैं या जो रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा से तैयारी शुरू कर दें और उसके बाद डीएनबी ट्राई करें या प्राइवेट ले लें और सेफ हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। ये 2 तरीके हैं। और जिन्होंने ठान रखा है गवर्नमेंट लेना है और डीएनबी ही लेना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट तक ट्राई करें। ये राउंड 1 का कट ऑफ बताया है, लगभग इसका 1.5 से 2 गुना कट ऑफ राउंड 2 में बढ़ने के आसार है। लेकिन हाँ, मैं जो कैटेगरी की बात नहीं करता हूँ, जनरल में बात करता हूँ, 40,000 भी रैंक अगर किसी का है तो वो लोअर क्लिनिकल पार्ट को एक बार फाइट कर सकता है मॉपअप में आने के बाद, लेकिन उससे पहले करना सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब सवाल है कौन कौन से कॉलेजेस भरे और कैसे भरे। कॉलेजेस की बात है, बहुत बड़े बड़े नाम है जो लोग देखते हैं, जसलोक, सेंट स्टीफेंस, गंगाराम, फोर्टिस, नारायणा, श्रॉफ,
जो बड़े बड़े ब्रांड हैं लोग उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहते हैं, वो ज़रूर हैं और वो लिस्ट में ऊपर रहेंगे भी और रखने भी चाहिए। लेकिन जो नीचे की लिस्ट होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शुरू के 20 कॉलेजेस को अगर आप छोड़ दें, उसके बाद की जो लिस्टिंग होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हैंड्स ऑन मिलता हो। एक बात, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं ना, उनमें काम सीखने को ज़्यादा मिलता है। एकेडमिक खुद पढ़ना पड़ता है लेकिन काम ज़्यादा मिलता है। जो बड़े ब्रांड हैं वो एकेडमिक और पेपर वर्क ज़्यादा मिलता है और हैंड्स ऑन कम मिलता है। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। और ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे टू बच्चा कैसा है, कौन बच्चा किस हिसाब से किसको कैसे लेके चलना है। तो जो लिस्टिंग होगी वो उसी हिसाब से होगी। हो सकता है कि मैंने कोई कॉलेज चूज किया, हॉस्पिटल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम अच्छा होगा लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खराब होगा, क्योंकि आपने जो जेआर से बात करी, जो आपने किसी से बात करी, वो रिव्यू बहुत डिफरेंट रहते हैं। कॉलेज के रिव्यू ढूंढना आसान है, हॉस्पिटल के रिव्यू ढूंढना बहुत डिफरेंट है। अगर 5 डीएनबी सेकेंड ईयर हैं, पांचों से बात करोगे, पांचों के व्यू बहुत अलग अलग हैं। एक कहेगा मैंने सेकेंड ईयर से भी अच्छा कहा, थर्ड ईयर से भी अच्छा सीख लिया, एक कहेगा मैंने कुछ सीखा ही नहीं। बहुत डिपेंड कर जाता है। अब आते हैं स्टाइपेंड पे। स्टाइपेंड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है डीएनबी के अंदर। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया वो तो 38,000 है, लेकिन स्टेट बाय स्टेट बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ को 80-90 भी मिलता है, कुछ को 50-60 भी मिलता है, कुछ को 15-16-20 भी मिलता है, अलग अलग है। कुछ को बहुत लिमिटेड भी मिलता है, कुछ को बहुत ज़्यादा भी मिलता है। लेकिन ये भी देखने और समझने वाली बात है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है मेरी बात का वो ये है कि राउंड 1 कंपेरेटिवली नेगेटिव शिफ्टिंग पे रहेगा, राउंड 2 भी नेगेटिव शिफ्टिंग पे रहेगा, राउंड 3 में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखेगा और मॉप अप राउंड में एकदम पॉजिटिव दिखेगा। तब तक लॉकडाउन भी कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। आज से लगभग कुछ जगहों पे ओवर हो गया है, जो ग्रीन जोन बने हुए हैं और ऑरेंज जोन, रेड जोन में भी कहीं ना कहीं रिलायबिलिटीज मिली है, गवर्नमेंट ने दी है। ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना। ज़्यादा रिसर्च करने से और कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेना होगा तो भी नहीं ले पाओगे, साल नहीं खराब करना है। कोशिश करें साल बचा के चलें, साल नहीं जाएं। सही गाइडेंस मिले, सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन लें। अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं और आपको लगता है कि आप ज़्यादा करेक्ट हैं, तब उस बात को क्रॉस चेक करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप उसमें ना बहस कर सकते हैं ना डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हों जो कि नॉट डिस्कस हों। जब एक हॉस्पिटल डिसाइड होता है ना, कम से कम 17-18 फैक्टर हैं जो कि देखे जाते हैं। लोकेलिटी कहाँ है, मैनेजमेंट कैसा है, स्टाफ कितना है, पेशेंट लोड कितना है, ओपीडी कितनी, मतलब ओपीडी कितनी आती है दिन के अंदर, कितने रेफर केसेस हैं जो दूसरे हॉस्पिटल्स में हैं, हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी कितनी है, कितने सीनियर एसआर हैं, कितने जूनियर एसआर हैं, कितने डॉक्टर्स खुद डील करते हैं, कितने वो कोऑपरेटिव हैं, कितने वो आपको साथ में रिलैक्सिबिलिटी दे रहे हैं काम करने में, कितना वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, कितना वो आपको टाइम टू टाइम वैल्यू दे रहे हैं और कितना आपको पेपर वर्क के साथ काम भी सिखा रहे हैं, हैंड्स ऑन भी दे रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, और कितना है कि जो प्रॉपर टेक्निकलिटीज़ को समझा भी रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, और कितने हैं जो कि आपको ऑप्शंस डिसाइड कर रहे हैं। ये दिखाना, ये देखना पड़ता है। ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? अधिकतर हॉस्पिटल जो छोटे और एवरेज हैं, जो ज़्यादा बड़े ब्रांड्स नहीं हैं। बड़े ब्रांड में एक एसआर को आवाज़ मारो 10 एसआर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ सीखना बहुत मुश्किल है। वो टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं कुछ समझ में कुछ पूछना भी हो तो नहीं पूछ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे जो रेशो है देश का, डीएनबी बहुत बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने पूछा आज तक ऐसा क्यों है? क्योंकि इसीलिए है क्योंकि वो नहीं एडजस्ट कर पाते उस एनवायरनमेंट में। उस टाइम तो वो एक झटके में सीट ले लेते हैं, लेकिन वो सीट लेना कहीं ना कहीं कामयाबी ना कामयाब हो पाता है, ना वो ले पाते हैं। इसका कंप्लीट एनालिसिस करना और टेक्निकलिटी के साथ चलना ये बहुत ज़रूरी है। जो जो इन बातों को देख के चलेंगे वो आगे चलेंगे। लिस्ट बनाना बड़ी बात नहीं है। कट ऑफ देखो, लिस्ट निकाली, भरते चले गए, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लिस्ट की वैल्यू बहुत है। जो लिस्ट एक बार फिल होगी, यही लिस्ट हर राउंड तक ट्रेवल करेगी। अगर राउंड 2 में कोई नई सीटें ऐड हुई तो वो आपको दोबारा से नई सीटें ऐड करने का मौका देंगे। अदरवाइज जो लिस्ट अवेलेबल है वही लिस्ट आगे कंटिन्यू होंगी। तो लिस्ट ऐसी बनानी है, अगर मेरे को 80वें नंबर का कोई हॉस्पिटल अलॉट हुआ है तो जो ऊपर के 79 है मैं उसमें अच्छे से पार्ट ले सकूं और मुझे कुछ और अच्छा मिल सके। लेकिन ब्रांड्स की तरफ ना ही इंक्लाइन हो तो ये
कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। मैंने जो मेरे रजिस्टर्ड पेड कैंडिडेट्स हैं उनको हमने एक लिस्ट भेजी 500 बजट की, जो कि मैंने आधी लिस्ट भेजी जो कि फिक्स है, जिस पे रोस्टर घूमता नहीं है और जो सीट्स चेंज नहीं होती हैं। डीएनबी के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि जो सीट एक बार आ गई क्या पता वो अगली बार आए नहीं आए, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर एस्टिमेट ना करें। मेरे पास आज एक कॉल आया महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि सर मेरा रैंक बहुत कम है, मुझे रेडियो चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा रैंक वाला मुझसे अच्छी सीट ले जाए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपको मॉपअप तक चलना होगा। उन्होंने कहा मैं मॉपअप तक नहीं जा सकता, लेकिन जो हालात हैं वो ये कहते हैं कि मॉपअप तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस जो हैं वो सीधी सीधी बदल रही हैं और हर टाइम पे एंगल चेंज हो रहा है। परेशान नहीं होना है, ट्राई करते रहना है। अगर आपका प्राइवेट का बजट है तो ऐसा ना हो इस साल कि आप उम्मीद रहें डीएनबी में और डीएनबी नहीं मिले तो प्राइवेट भी मिस हो जाए और बाद में आप ये सोचें कि ये क्या हो गया। इस बात का भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। और ऐसी गलती होने के 99% चांसेस रहेंगे इस साल, क्योंकि फीस कम है, डीएनबी में सीट बड़ी है, तो हर बच्चा ट्राई कर रहा है कि वो डीएनबी ले ले। लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट डीएनबी, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, काउंसलिंग को नुकसान हो सकता है। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर पा रहे हैं, नॉर्मल फीसेस दे रहे हैं, तो वो ले लें। मनचाही ब्रांच मिल रही है, 19-20 कॉलेज भी मिल रहा है, तो एडजस्ट करें और आगे चले जाएं। डीएनबी में ऐसा भी हो सकता है बहुत बेकार हॉस्पिटल मिले और ऐसा भी कि कुछ भी नहीं मिले। ये चीजें हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस हिसाब से देना चाह रहा हूं। मैं इसीलिए समझा रहा हूं, इसमें मेरा फायदा नहीं है। मेरी तो जो सर्विसेज मैं देता हूं उसकी मैं फीसेस लेता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि हम प्रॉपर डिटेल्स आपको हम देते रहें, प्रॉपर डिटेल्स हम उनको देते रहें और प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ समझाते रहें कैसे चलना है, नहीं चलना है। लेकिन YouTube पे जो मैं वीडियो बनाता हूं और वो मैं देता हूं कि जिससे लोगों को एक आइडिया तो रहे और लोग कम से कम एक उन्हें समझ तो रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो पहले रेडी कर लेने हैं PDF के फॉर्म में, क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो उन्हें नहीं रखने नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेके चलना है, कंप्लीटली रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। स्टेट्स में कोई कॉलेज ले लिया उसको आगे लेके कैसे चलना उसको देखें, क्योंकि अगर मैं देखूं कुछ लोगों के ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे जो अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मिसगाइडेड भी हैं जिसका प्रैक्टिकल से लेना देना कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। और मैं जानता हूं, मैं जो कहता हूं उसमें से 90% लोग, या हो सकता है कुछ ऐसे भी जो हों जो ये सोचते हो पता नहीं क्या कहता है, इसको कुछ नहीं पता, वो कहने वाले कह सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन है, हाँ जी मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, और कई बार वही एग्जैक्ट बैठ जाता है जो आज तक इस बार की काउंसलिंग में कहीं ना कहीं बैठता हुआ आया है। यूपी में कहा था नेगेटिव शिफ्ट आएगा, वो आया। अब बात कर लेते हैं कुछ काउंसलिंग्स के बारे में। कल रिजल्ट आए दो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट्स के, एक का नाम था उत्तराखंड और एक का नाम था मध्य प्रदेश। दोनों में ही प्राइवेट कॉलेजों में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला और दोनों में ही नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सेम रूटीन जारी रहा यूपी की तरह। जो ब्रांच 11,000 पे कभी रेडियो मिला करती थी मध्य प्रदेश में, वो 14,000 पे मिलती हुई उस कॉलेज में रेडियो इंक्लाइनेशन हुआ। इसका मतलब ये कहता है कि बच्चे ने राउंड 1 में सीट्स कम भरी, कम ट्राई किया, वो डीएनबी ट्राई कर रहे थे। तो राउंड 2 भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्टेट्स के और ऑल इंडिया के मॉपअप में भीड़ आ सकती है बच्चों की जिन्हें सीट्स नहीं मिलेगी। वो हड़बड़ाएंगे, वो सोचेंगे अब क्या करें और वो लेने की कोशिश करेंगे। ये गलती थी, पहले ही एलिजिबल होके चलते। फ्री एग्जिट है हर जगह, लेना नहीं लेना अलग बात थी, लेकिन ये गलती है। लेकिन चलिए फिर भी कोई फायदा नहीं कह के, वही करना वही है जो आपने ठान रखा है। मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं, समझा सकता हूं। अब आते हैं बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जितनों ने भी सीट ली, आधों से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि सीट छोड़ने को तैयार हैं। आधों से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम बच्चे खासकर सर्जरी और ऑर्थो डिपार्टमेंट में बहुत हैं जो कि छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड बस भर दिया था लेकिन सीट उन्हें कहीं और लेनी थी। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने यूपी ले लिया है जो आज 10 लाख रुपए शाम तक जमा भी कर देंगे, लेकिन वो फिर राउंड 2 भी देखना चाहेंगे और वो डीएनबी भी देखना चाहेंगे। मेरे खुद की नॉलेज में लगभग 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो अब तक 2-2, 3-3 सीट उठा चुके हैं और छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इच्छा है कि वो और अच्छा लें।
ऐसों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा ना हो कि आपको बाद में कुछ भी और कहीं भी ना मिले। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और प्रॉपर फॉलो करें रूल्स को, कि जिससे दिक्कत ना हो। 3 साल आपके हैं, महत्वपूर्ण हैं। 1 साल खराब होगा आपका होगा, गलत जगह जाएंगे तो आप जाएंगे, सलाह देने वाले बस सलाह देंगे और पतली गली से निकलते हुए दिखाई देंगे। सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, टेक्निकलिटीज़ को समझें, प्रॉपरली देखें। आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू द राइट थिंग, राइट पाथ। कई सालों से काउंसलिंग देख रहा हूँ, बहुत सारे फेसेस देखे हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे। ये साल बहुत बुरा है, अच्छा साल नहीं कहलाऊंगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट डीएनबी के लिए बहुत नेगेटिव शिफ्टिंग है। तो ये कहीं ना कहीं एक टफ टाइम है। ऑल इंडिया में ज़रूर पॉजिटिव शिफ्टिंग दिखी थी कुछ जगहों पे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में राउंड 2 में दिखेगी, लेकिन नेगेटिव शिफ्ट रहेगा मेरे हिसाब से डीएनबी के मद्देनज़र। मेरे पेड कैंडिडेट्स का अपना एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना हुआ है, उन पर उनको जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हम रेगुलर भेज रहे हैं। जो भी डेटा मैं बनाता हूँ या मैं देता हूँ कहीं से कंपाइल किया हुआ नहीं रहता है, वो खुद का एनालिसिस है। हाँ, रेफरेंसेस के तौर पे 10-20 जगह के रेफरेंसेस देखे ज़रूर जाते हैं, लेकिन एनालाइज करके जो डेटा स्टोरेज है, जो टीम हमारी काम करती है बैक एंड पे, हॉस्पिटल से अलग जगह से डेटास कलेक्ट करने की, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। और जो स्टाइफंड अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग है, कुछ जगह का सेम है, कुछ का अलग है, तो ज़्यादा फैक्टर्स को नहीं रखना है। टेरिटोरियल किसी भी हालत में नहीं होना है। कोशिश करनी है कि जहां जाएं अच्छी सीट ले लें और प्रॉपरली कहीं ना कहीं ग्रैब आउट करके सीट लेके सेटिस्फाई हो जाएं और अपने एक लेवल पर आकर बैठ जाएं और सेट हो जाएं। इस बात का मेन टारगेट होना चाहिए। कल शाम 4 बजे मैं लाइव आऊँगा, लाइव डिस्कशंस करेंगे कुछ नॉर्मल टॉपिक्स पे, डीएनबी को लेके, स्टेट्स को लेके। सो प्लीज़ बी कीप इन टच विद मी। 9690796426, 9675200801 हमारे डीएनबी के कुछ पैकेजेस हैं। आप चाहें तो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें पूरी गाइडेंस देंगे। एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है, बस कोशिश ये है कि टिल एंड ऑफ द डे आपको पूरी असिस्टेंस दें, जिससे आपको सीट मिल जाए जो आप देख रहे हैं, और आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाएं, जिससे कुछ सीखें, समझें और एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलें और इस देश की सेवा करें। वैसे भी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है और इस टाइम गवर्नमेंट नीडी है डॉक्टर्स के लिए। इन बातों का ध्यान रखें। 9675200801, 9690796426, careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है। इंस्टा और फेसबुक का पेज दिया हुआ है। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप के लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं, हम बात भी कर सकते हैं, इंक्वायरी भी ले सकते हैं, कुछ जानना हो जान भी सकते हैं, पेड सर्विसेज लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। हम डीएनबी को असिस्ट कर रहे हैं इस टाइम। अब बाकी जो स्टेट राउंड ऑल इंडिया राउंड सेकंड होंगे, हम उनको भी असिस्ट करेंगे, प्रॉपरली असिस्ट करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास जितने थे, उसमें से लगभग 80% कैंडिडेट्स एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है डीएनबी की, हम कोशिश करेंगे कि उनमें से भी लगभग 99.99 लोग निकल जाएं, सही गाइडेंस को, सही बात को फॉलो करते हुए। लेकिन ये रिक्वेस्ट है, जो गाइडेंस देता हूँ वो फॉलो करें। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो क्रॉस चेक करके पूछ जरूर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।